ये है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो पहले इसका है कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं और फिर इसका देखेंगे एनसीईआरटी। और इससे जो काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें आया था वो था कि लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency incident on the photosensitive material. तो what will the photoelectric current if the frequency halved and intensity doubled? तो हम जानते हैं कि इनिशियली फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज म्यू इक्वल टू 1/5 म्यू नॉट, बट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्फिनिट लाइट इज हाफेड देन म्यू डेफ इक्वल टू म्यू बाई 2 यानी 0.15 म्यू नॉट। तो thus it becomes less than threshold frequency. In that case no photoelectric effect take place, hence the photoelectric current becomes 0। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। अगला सवाल है कि द वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज द फोटो इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस व्हिच the work function of the material दिया हुआ है फाइव इक्वल टू एच म्यू और फाइव इक्वल टू एच बाई लैम्डा, जहाँ म्यू जो हो जाएगा सी बाई लैम्डा। तो प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है 6.63 × 10⁻⁴ जूल सेकंड और सी जो है स्पीड ऑफ द लेंथ है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो 5 हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 4 गुना 1.5 × 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू 4 गुना 1.5 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.63 × 10⁻⁻34 3 × 10⁻⁸ बटा लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू है कितना 3.1 मीटर यानी लगभग कर सकते हैं 310 नैनोमीटर। इसका आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन डी 310 नैनोमीटर। नेक्स्ट है कि द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट where mu naught is the threshold frequency incident on the metal plate. The maximum velocity of the electron emitter is v1 when the frequency of the incident radiation is lead increased to 5 v naught. The maximum velocity of the electron emitted from the same plate is v2. The ratio of the v1 by v2 कितना हो जाएगा? तो according to the photoelectric equation kmax equal to half mb max square यानी कि hv minus phi naught यानी hb minus hv naught। तो kmax is the maximum kinetic energy of the photoelectron having maximum velocity bmax। तो when the current light frequency of the light is b is equal to 2 b naught, तो substituting the value of the mu in the we get half mu square is equal to h 2 mu naught minus h mu naught। और यहाँ से आ जाएगा फिर 2h mu naught minus h mu naught equal to h mu naught। if incident frequency of the radiation is mu equal to 5 mu naught, तो substituting the value we get half mu 2 square is equal to h 5 mu naught minus h mu naught यानी क्या आ जाएगा 4h mu naught। फिर डिवाइड करेंगे तो हाफ एम वन वी वन के स्क्वायर बाई हाफ एम टू वी टू के स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू नॉट बाई 4h म्यू नॉट यानी कि वी वन बाई वी टू आ जाएगा 1:2। तो इसका आंसर कितना जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 1:2। नेक्स्ट है कि द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सिल्वर इज 3250 × 10⁻⁻10 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द वेवलेंथ 2536 × 10⁻⁻10 मीटर इच। तो जहाँ एच जो है 64.14 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड है और सी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो हम जानते हैं कि के इक्वल होता है हाफ एम यू स्क्वायर और जो होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट यानी एच बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो लैम्डा नॉट इक्वल टू आएगा 3250 × 10⁻⁻10 मीटर और वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2536 × 10⁻⁻10 मीटर। फिर हम जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है के प्लस फाइव नॉट यानी एच म्यू इक्वल टू होता है हाफ एम ई वी के स्क्वायर प्लस एच म्यू नॉट यानी हाफ एम ई वी के स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो एच सी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2h बाई एम ई 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी 6×10⁻5 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर कितना जाएगा? इसका आंसर आएगा 6×10⁻5 मीटर पर सेकंड यानी कि ऑप्शन ए। और ये भी सही है तो दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि when the metallic surface is illuminated with the radiance of the wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with the radiation of lambda to lambda of wavelength to lambda, the stopping potential is V/4। तो threshold wavelength of the metallic surface है जो कितना हो जाएगा? तो पहला केस में when the metallic surface is illuminated with the radiance of wavelength lambda, the stopping potential हो जाएगा V। और for the photoelectric equation can be written as EV is equal to h by lambda minus h by lambda naught। In second case when the same surface is illuminated with the radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential हो जाएगा V/4। तो photoelectric equation can be written as EV/4 is equal to h by 2 lambda minus h by lambda naught। EV is equal to 4h by 2 lambda minus 4h by lambda naught। तो from the equation 1 and 2 we get h by lambda minus h by lambda naught equal to 4h by 2 lambda minus 4h by lambda naught। तो यहाँ 1 by lambda minus 1 by lambda naught is equal to 2 by lambda minus 4 by lambda naught।
तो लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 लैम्डा, तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन सी 3 लैम्डा। नेक्स्ट है कि photons with energy 5 electron volt are incident on the cathode phi in a photoelectric field. The maximum energy of emitted photoelectrons is 2 electron volt. When the photons of energy 6 electron volt are incident on the phi, no photoelectrons will reach the anode A if the potential of stopping potential of A relative to phi is, तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, यानी फाइव इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट और E इक्वल टू होता है एच म्यू। तो के मैक्स इक्वल टू होता है हाफ एम बी नॉट के स्क्वायर और के मैक्स इक्वल टू होता है एच म्यू माइनस फाइव, यानी 2 इक्वल टू होता है 5 माइनस 5, तो 5 इक्वल टू होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बी कैथोड माइनस बी एनोड इक्वल टू 3 वोल्ट और बी एनोड माइनस बी कैथोड इक्वल टू माइनस 3 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन डी माइनस 3 वोल्ट। नेक्स्ट है कि सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर द लाइट इज 3 V naught if the same surface is illuminated with the light of the wavelength 2 lambda. The stopping potential is V naught. The threshold wavelength for the surface of the photoelectric effect कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि एच म्यू इक्वल टू होता है डब्ल्यू प्लस वी नॉट और एच सी वाई लैम्डा इक्वल टू होता है डब्ल्यू प्लस 3 वी नॉट। तो एच सी वाई 2 लैम्डा इक्वल टू होगा डब्ल्यू प्लस ई वी नॉट, तो एच सी वाई लैम्डा इक्वल टू होगा 2 डब्ल्यू प्लस 2 ई वी नॉट। अब है जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 2 से, तो 0 इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ई वी नॉट यानी डब्ल्यू इक्वल टू ई वी नॉट, तो एच सी वाई लैम्डा इक्वल टू ई वी नॉट माइनस प्लस 3 वी नॉट इक्वल टू 4 ई वी नॉट। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई डब्ल्यू यानी कि 4 ई वी नॉट लैम्डा बाई ई वी नॉट यानी कि आ जाएगा कितना 4 लैम्डा। 4 लैम्डा आ गया, तो इसका आंसर कितना जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन बी 4 लैम्डा। नेक्स्ट है कि a photoelectric surface is illuminated successfully by the monochromatic light of the wavelength lambda and lambda by 2 if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case. The work function of the surface of the material कितना हो जाएगा, जहाँ एक जो है प्लैंक कांस्टेंट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो ई इक्वल टू होता है के मैक्स प्लस फाइव और के मैक्स इक्वल टू होता है ई माइनस फाइव यानी एच म्यू माइनस फाइव। तो के मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, यहाँ पर 3 के मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एच सी लैम्डा बाई 2 माइनस फाइव। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा। तो इसका आंसर कितना जाएगा 5 इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि लाइट ऑफ द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द मेटल वर्क विद वर्क फंक्शन ऑफ 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है एच म्यू यानी ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। तो एज इक्वल टू हो जाएगा 6.62 गुना 10 माइनस 34 गुना 3 गुना 10 8 बाई 500 गुना 10 माइनस 9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 0.0248 गुना 10 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन सी ग्रेटर देन 2.8 गुना 10 माइनस 9 मीटर। अच्छा, इसके बाद फिर और निकालना है। तो हम जानते हैं कि के मैक्स इक्वल टू होता है ई माइनस डब्ल्यू यानी 2.48 माइनस 2.28 इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा इवन इक्वल टू होता है 12.27 बाई रूट ओवर के मैक्स यानी कि 12.27 बाई रूट ओवर 0.2। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 27.436 माइनस 10 मीटर। तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 2.7 गुना 10 माइनस 9 मीटर यानी लैम्डा जो हो जाएगा ग्रेटर देन लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कि ग्रेटर देन 2.8 गुना 10 माइनस 9 मीटर। Next है कि when the energy of the infinite radiation is increased by the 20%, the kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal surface increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कितना हो जाएगा, तो के मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस पाई नॉट। तो फर्स्ट कंडीशन में 0.5 इज इक्वल टू ई माइनस पाई नॉट और सेकंड कंडीशन में 0.8 इक्वल टू 1.2 ई माइनस पाई नॉट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर करेंगे इक्वल तो 0-0.2 इज इक्वल टू माइनस 0.2 ई, तो ई इक्वल टू 0.3 बाई 0.2 यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से फाइव नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है टू फोटोइलेक्ट्रिक emission from the certain metal the cutoff of the frequency is mu if the radiation of the frequency is 2 mu impinging on the metal plate the maximum possible velocity of the emitted electrons will be mg the इलेक्ट्रॉन मास है। तो हम जानते हैं कि हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एच म्यू और बी मैक्स इक्वल टू होता है 2 म्यू बाई एम। और यहाँ से अगर रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 2 म्यू रूट ओवर 2 म्यू बाई एम।
Next है कि light of the two different frequency which photons of the energy 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively illuminate a metallic surface which work function 0.5 electron volt successively. तो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन आल्सो बी रिटन एज k इज इक्वल टू 5 माइनस फाइव नॉट, जहाँ फाइव जो है इन्फिनिट एनर्जी है, फाइव नॉट जो है वर्क फंक्शन है। तो k1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और k2 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो k1 बाई k2 हो जाएगा 0.5 बाई 2 यानी कि 1/4, तो v1 बाई v2 हो जाएगा 1/4 का रूट यानी कि 1/2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1/2। नेक्स्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट है मोर देन ए सर्टेन मिनिमम, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन सी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट k इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव नॉट, यानी हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू माइनस एच बी नॉट, तो म्यू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा म्यू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम मेटल ऑफ द वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि kmx इक्वल टू होता है ए बी नॉट यानी कि 1.06 नॉट स्क्वायर 1/19 तो वी नॉट इक्वल टू 0.5 1.6 नॉट स्क्वायर 19, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 भी, तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन बी 0.5 भी। फिर आता है कि द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी म्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट दे इज प्रोपोर्शनल टू दी, तो आ जाएगा ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द लाइट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इफ द इंटेंसिटी इंक्रीज है तो नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इंक्रीज होता है। Next, take the figure for a plot of the photocurrent versus the anode potential for a photosensitive surface of the three different radiation. Which one of the following is a correct statement? तो ये हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो अगर इसमें देखें तो ये हो जाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल, इधर एनोड फोटो करंट दिया हुआ, तो सिंस द ग्राफ रिटार्डिंग पोटेंशियल सेम इन द ग्राफ ए एंड बी एंड द फोटो करंट इज द सेम different for the curves they have the same frequency but different intensity of the light। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ द डिफरेंट इंटेंसिटीज। नेक्स्ट है कि इन द फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज एट द लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो इन द ट्यूब अपीयर्स एज a result of the, तो ऑप्शन सी जाएगा कि इन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज एट द लो प्रेशर and the charged particles emitted from the cathode collide with the atoms of the gas, colored glow appears in the tube। Then third option say collision between the charged particles emitted from the cathode and the atoms of the gas। Next है कि the work function of a surface of a photosensitive material is 6.2 electron volt, the wavelength of the incident radiation for which the stopping potential is 5 volt lies in the, तो हम जानते हैं k इक्वल टू होता है एच म्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, तो एच म्यू इक्वल टू हो जाएगा के प्लस डब्ल्यू नॉट, तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय के इक्वल टू होता है वी नॉट, तो यहाँ वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एच म्यू इक्वल टू हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर आएगा कि ऑप्शन डी एक्स-रे रीजन में होगा। फिर आता है कि 5 वोल्ट फोर्स इमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रॉम when placed 0.5 meter away it liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface when the force is moved to the distance of the 1 meter the number of the photoelectrons liberated will be reduced by a factor of the intensity of light inversely proportional to the square of the distance force। तो I जो होता है inversely proportional to 1 by d square होता है। for the two different situation I2 by I1 हो जाएगा d1 के स्क्वायर बाई d2 के स्क्वायर, तो d1 इक्वल हो जाएगा 0.5 मीटर और d2 इक्वल हो जाएगा 1 मीटर, तो I2 बाई I1 हो जाएगा 0.5 बाई 1 के स्क्वायर यानी 1/4। So since the number of the photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity, so the number of the electrons emitted would decrease by a factor of the 4। इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन ए 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ए फोटो सेल employs photoelectric effect to convert, तो in a photoelectric effect when monochromatic radiation of the suitable frequency fall on the photosensitive plate called the cathode, the photoelectrons are emitted which get affiliated towards the anode। These electrons flow in the outer circuit resulting in the photoelectric current। तो यहाँ पर दिया हुआ है photoelectric current, इधर दिया हुआ इंटेंसिटी। Using the incident radiation of a fixed frequency, it is found that the photoelectric current increases linearly with the intensity of the incident light as if shown in the figure। Hence, a photocell can employ a photoelectric effect to convert a change in the intensity of the illumination into a change of the photoelectric current। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कि change in the intensity of the illumination into a change in the photoelectric current। फिर आता है कि photosensitive metallic surface has a work function h mu naught if the photons of energy 2 h mu naught falls on the surface the electrons come out with a maximum velocity of 4 × 10⁶ meter per second। तो when the photon is
इंक्रीज टू द 5 h म्यू नॉट, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि इक्वल टू होता है हाफ एम स्क्वायर एच म्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट। तो व्हेन photons of the into energy 2 h mu naught falls, then the half m 4 गुना 10 power 6 का square equal to h mu naught minus h mu naught. So the photons of energy 5 h mu naught falls, then half m square equal to 5 h mu naught minus h mu naught. अब v स्क्वायर 4 गुना 10 पावर 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू था 4 h mu naught minus h mu naught. तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 गुना 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 8 गुना 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब द मेटल्स विच emit द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द 41 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा? तो वर्क फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ दिया हुआ 41 एंगस्ट्रॉम, डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच बाई लैम्डा एंड 6.62 गुना 10 माइनस 34 गुना 3 गुना 10 पावर 8 बाई 41 गुना 10 माइनस 10, तो 4.8 गुना 10 माइनस 19 जूल। एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 4.8 गुना 10 माइनस 19 बाई 1.6 गुना 10 माइनस 19 जूल, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डब्ल्यू बी हो जाएगा 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डब्ल्यू सी हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डब्ल्यू ई लेफ्ट हैंड डब्ल्यू होगा और डब्ल्यू बी जो होगा वही लेफ्ट हैंड डब्ल्यू होगा। Hence A and B will emit the photoelectrons. The answer is option C, A and B only. Next है कि according to the photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of the photoelectrons ejected and the frequency of the incident radiation is, तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज के इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, जहाँ डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है। Comparing the above equation with the equation of a straight line, y equal to mx plus c, we have m equal to h, c equal to minus w naught. Therefore, if we draw a graph between the kinetic energy and the frequency, then the straight line cutting the frequency axis at the mu naught and given an intercept minus w naught on the kinetic energy axis is obtained. As we know that for the emission of the electrons, there is a certain threshold frequency after which emission start. तो considering this fact, ग्राफ कौन सा हो जाएगा? ग्राफ डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ करेक्ट होगा। फिर आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज illuminated by a point source of the light 1 meter away when the source is 50 to 2 meter, then, तो इसमें आता है कि intensity of the light source inversely proportional to the distance I in 1 by d square. तो when the distance is doubled, intensity becomes 1/4. I number of the photoelectrons directly proportional to intensity. For number of the photoelectrons is quarter of the initial number. The answer is option B. Number of the electrons emitted is quarter of the initial number. फिर है कि when ultraviolet rays are incident on the metal plate, the photoelectric effect does not occur. It occurs by the incidence of the, so for the photoelectric emission from the given metal plate, the incident wavelength must be less than the after the ultraviolet rays, assuming the wavelength of the ultraviolet rays has a threshold value. Out of the given radiation, X-ray have the wavelength less than that of the ultraviolet rays, thus the X-ray can cause the photoelectric emission. This answer is option B, X-rays. Next है which of the following is not the property of the cathode rays, तो it does not reflect in the electric field. Option B जाएगा। Cathode rays are negatively charged particles called as the electrons. Cathode rays possess very high kinetic energy due to the high velocity. When the highly energetic rays falls on the platinum, a metal, the kinetic energy converted to the heat energy. Outside the discharge to, if an electric field is applied, the cathode rays bend towards the positive plate. Cathode ray travel in a straight line. This can be proved by an arrangement which shows that the cathode ray casts shadow of the object placed in the straight line path of the cathode rays. Or in the certain substances like the barium, platinum, zinc sulfate, diamond, etc., they produce the fluorescence. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट ऑप्शन। फिर आता है कि लाइट सोर्स इज एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, देन द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सेल इज n. If the distance of the light source and the cell is reduced to half, then the number of the photoelectrons emitted will be कितना हो जाएगा? तो intensity of the light of the source given by I जो होता है inversely proportional to हो जाता है d square. तो so from the d the distance of the light source from the cell. So for the two different situations of the intensity, I1 by I2 हो जाएगा d2 by d1 के square यानी 1 by 2 के square यानी 1 by 4. तो I2 equal to हो जाएगा 4I1. The number of the photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity. So number of the photoelectrons emitted will become 4 times. That means कितना आ जाएगा 4n. तो आंसर है ऑप्शन सी 4n. नेक्स्ट है कि वर्क ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव सपोर्ट टू दी, तो in 1905 the photoelectric effect could be understood if the energy in the light is not spread out over the wavefront but is concentrated in a small packet or the photon. Each photon of the light of the frequency mu has the energy h mu. Thus the work on the photoelectric effect gives the support E is equal to h mu. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी h mu. नेक्स्ट है when the intensity of the incident light increases, तो इसका क्या हो जाता है कि आंसर आता है आंसर ए
कि फोटो करंट है जो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो photoelectric effect, single incident photon eject a single electron, therefore beam intensity increases, number of incident photon increases, so number of the ejected electrons increases, hence photocurrent क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट, where v naught is the stopping potential. The maximum kinetic energy of the electron does not depend upon the intensity of the incident ray because the stopping potential is not affected by the increase of the intensity of the rays. Hence the option C और D क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर द मेटल सरफेस इज 4.1 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द सरफेस कितना हो जाएगा, तो द मिनिमम वेवलेंथ फॉर बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन कैन इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड गिवन बाय वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच वी बाई कट ऑफ वेवलेंथ। तो कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा एच बाई वर्क फंक्शन, तो लैम्डा नॉट हो जाएगा एच वी बाई डब्ल्यू नॉट, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 6.6 जूल सेकंड और सी हो जाएगा 3.8 मीटर पर सेकंड। डब्ल्यू नॉट हो जाएगा 4.1 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4.1 to 5 गुना 1.6 गुना 10⁻19 जूल। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू बी हैव लैम्डा नॉट इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन बी 3000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट आता है कि इन अ फोटोसेंसिटिव सेल विथ exciting wavelength lambda, the fastest electron has the speed v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda, the speed of the fastest emitted electron जो कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि के इज इक्वल टू होता है ई माइनस डब्ल्यू नॉट, के इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू होता है एच बाई लैम्डा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। तो सपोज वी डैश बी द न्यू स्पीड व्हेन लैम्डा चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4, तो द न्यू इक्वेशन कैन बी रिटन एज हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच बाई 3 लैम्डा 4 माइनस डब्ल्यू नॉट। तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 4 एच बाई 3 लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। तो वी डैश का स्क्वायर बाई वी का स्क्वायर इक्वल टू 4/3 एच बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट बाई एच बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। तो यहाँ पे करेंगे तो 4/3 प्लस डब्ल्यू नॉट बाई 3 एच बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट इज ग्रेटर देन 4/3, तो यहाँ पे बी डफ इज ग्रेटर देन रूट ओवर 4/3 इंटू भी आ जाता है। तो बी डफ भी जो होता है ग्रेटर देन रूट ओवर 4/3 आता है। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि ग्रेटर देन द भी 4 ग्रेटर देन द भी रूट ओवर 4/3। फिर आता है कि लाइट ऑफ द वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन द सेंसिटिव प्लेट विद द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द फोटोन गिवन बाई ई इक्वल टू एच बाई लैम्डा यानी 12,375 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच इक्वल टू होता है 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो ई इक्वल टू होता है 12,375 बाई 5000 यानी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू दी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के इक्वल टू होता है ई माइनस डब्ल्यू नॉट यानी 2.48 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी कोई रिलेशन नहीं है। द फोटो करंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, जब फोटो करंट है जो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इन द फोटो सेल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो करंट है जो फ्रीक्वेंसी से डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, तो फोटो करंट है जो सिर्फ इंटेंसिटी पर होता है, अप्लाइड वोल्टेज है जो फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल। सही है, यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव करके फर्स्ट रीजन का क्वेश्चन बनाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन बाय ई वी नॉट इक्वल टू के मैक्स। Since maximum kinetic energy of the photo electrons does not depend on the intensity of the light, so stopping potential does not vary with the intensity of the light। तो चॉइस है जो करेक्ट नहीं होगा। दूसरा कि if the intensity of the incident light is increased, we can say that the number of the photons incident per unit area per unit time will be increased, therefore more electrons will be emitted per second, hence photocurrent increases and choice B है जो करेक्ट हो जाएगा। और the photocurrent does not depend upon the frequency of the light, तो चॉइस C है जो करेक्ट नहीं होगा। the photocurrent does not depend on the applied voltage, तो चॉइस D है भी करेक्ट नहीं होगा। फिर आता है कि the threshold wavelength for a certain metal is 2000 एंगस्ट्रॉम, then the work function of the metal कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट माइनस इक्वल टू एच बाई लैम्डा नॉट। तो एच लैम्डा नॉट इक्वल टू होता है 2000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2000 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। यहाँ से डब्ल्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34 गुना 3 गुना 10 के पावर 8 बाई 2000 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू आएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल, तो आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि in the photoelectric effect, the work function of the metal is 3.5 electron volt. The emitted electrons can be stopped by applying a volt potential of minus 1.2 volt.
तो क्या हो जाएगा, तो when the photon of the light of frequency mu is infinite on the photon of the metal, then the photo इलेक्ट्रिक इक्वेशन है कि एच म्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम स्क्वायर, जहाँ डब्ल्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है, हाफ एम स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से। तो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एच म्यू इक्वल टू 3.5 प्लस 1.2 इक्वल टू 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर का ऑप्शन है कि द एनर्जी ऑफ द इन्फिनिट फोटोन इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Stopping potential always gives maximum kinetic energy of the ejected electrons. फिर आता है number of the ejected photoelectrons increase with the increase of the, तो intensity of the wavelength के increase करने से number of photoelectrons का जो increase होता है। तो it is found that the photoelectric current increase linearly with the intensity of the infinite light. It means number of the photoelectrons emitted per second from the photon of the pillar is directly proportional to the intensity of the infinite radiation. तो इधर दिया photoelectric current और इधर दिया हुआ intensity। इसके बाद फिर आता है कि the cathode of a photoelectric cell is changed so that the work function from W1 to W2, जहाँ W2 greater than W1 है। If the current before and after change are I1 and I2, all other conditions remaining unchanged, then so by the work function of a metal, it means that the minimum energy required for the electron is the highest level of the conduction band to get off the metal. The work function has no effect on the photoelectric current as long as H mu is greater than W naught. The photoelectric current is proportional to the intensity of infinite light. Since there is no change of the intensity of the light, hence I1 is equal to क्या हो जाएगा I2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, I1 is equal to I2। नेक्स्ट है कि photoelectric work function of a metal is 1 electron volt. Light of the wavelength lambda equal to 10 angstrom falls on it. The photoelectrons come out with a velocity. According to the photoelectric equation, हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। सही है। अब यहाँ पे करेंगे तो डब्ल्यू नॉट है जो वर्क फंक्शन है, हाफ एम स्क्वायर के ऑफ द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से, एच बाई आई थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3000 गुना 10 मीटर। डब्ल्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 गुना 19 जूल। एम इक्वल टू हो जाएगा 9.1 गुना 18 kg। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा 10⁻6 मीटर पर सेकंड यानी कि ऑप्शन डी चला जाएगा इसका आंसर, 10⁻6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन एल्युमिनियम सरफेस, के ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के इक्वल टू होता है ई माइनस डब्ल्यू नॉट, ई जो है एनर्जी इन्फिनिटेड है और डब्ल्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डब्ल्यू नॉट हो जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के जो हो जाएगा 6.2 माइनस 4.2 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर इक्वल टू 3.2 गुना 10 माइनस 19 जूल। आंसर इसका कितना जाएगा, ऑप्शन बी 3.2 गुना 10 माइनस 19 जूल। नेक्स्ट है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सोडियम कॉरेस्पॉन्ड टू वेवलेंथ और 5000 एंगस्ट्रॉम, तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा। तो व्हेन द फोटोन ऑफ द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी म्यू इन्फिनिट ऑन द फोटोन ऑफ द मेटल surface, the energy of the photon is suspended in two ways. A part of the energy of the photon is used to in liberating the electrons from the metal surface, which is equal to the work function W naught of the metal. So W naught is equal to H mu naught, where mu naught is the threshold frequency. W naught is equal to H by lambda naught. तो lambda naught equal to 5 एंगस्ट्रॉम यानी 5 गुना 10⁻10 मीटर। तो W naught इक्वल टू हो जाएगा 6.53 गुना 10⁻34 गुना 3 गुना 10⁻8 बाई 5 गुना 10⁻10 मीटर यानी 4 गुना 10⁻19 जूल। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट हो जाएगा 80 दी मिनिमम फ्रीक्वेंसी गिवन टू द मेटालिक सरफेस फॉर दैट इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जो स्टार्ट हो जाए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4 गुना 10⁻19 जूल, ये कैलकुलेट करने पर आया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थर्मी आयंस, तो थर्मी आयोनिक, इसका आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स है जो थर्मी आयन से पहले से पूछा था कि थर्मी आयनिक इमिशन इज द फिनोमेना ऑफ द emission of the electrons from the metal surface when heated swiftly. Here the energy required for the emission of the electrons from the metal surface is being supplied by the thermal energy. The emitted electrons are called the thermal electrons or the therm ions. फिर नेक्स्ट है कि the number of the photons per second on an average emitted by the source of the monochromatic light of the wavelength 6 nanometer when it delivers the power of the 3.3 गुना 10 power minus 3 watt will be, जहाँ h दिया हुआ है 6.3 गुना 10 minus 34 जूल। तो पावर हमको लैम्डा दिया हुआ 6 नैनोमीटर, पावर दिया हुआ 3.3 गुना 10 माइनस 3 वाट, तो पावर इक्वल टू होता है एन एच सी बाई लैम्डा। सही है। तो 3.3 गुना 10 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा एन गुना 6.6 गुना 10 माइनस 34 गुना 3 गुना 10 बाई 6 गुना 10 माइनस 9, तो एन इक्वल टू कितना आएगा 10 का पावर 16। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 10 का पावर 16। नेक्स्ट है कि 200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैम्प emits yellow light of the wavelength 0.6 micrometer, assuming it to be 25% efficient in the converting electrical energy to the light. The number of the photons of the yellow light it emits per second है जो कितना हो जाएगा। तो efficient power P is given by P equal to n by T h by lambda, तो n by T equal to P lambda by h, तो आ जाएगा 1.5 गुना 10 का पावर 20
ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1.5 × 10⁻20 ऑप्शन ए। फिर है कि if one is producing 10⁻15 फोटो पर सेकंड ऑफ द वेवलेंथ 5 आएंगे फ्रॉम अनदर 450 producing 1.02 × 10⁻15 photons per second of the wavelength a common angle from then तो n इज इक्वल टू होता है p बाई एच बाई लैम्डा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा एन एच बाई लैम्डा, यानी p2 बाई p1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 1 बाई n1 लैम्डा 1, यानी 1.02 गुना 10⁻15 गुना 5000 बाई 10⁻15 गुना एक कॉमन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 657 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर। The power emitter is 9 megawatt. The number of the photons arriving per second on the average at a target irradiated by this beam कितना हो जाएगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.61 गुना 10⁻9 मीटर, पी इज इक्वल टू दिया 9 गुना 10⁻3 वाट। तो पावर इज इक्वल टू होता है, देखो ये है 2021 में ही क्वेश्चन है जो पूछा था और 2009 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तो 21 और 9 में क्वेश्चन है जो रिपीट हुए थे। तो एन एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, एन एच सी बाई लैम्डा टी ये होता है पावर, यानी एन एच सी बाई लैम्डा टी सेम वही क्वेश्चन था। इसमें है जो एन निकालना था यहाँ कि नंबर ऑफ द फोटो हैविंग पर सेकंड ऑन द एवरेज टारगेट, और यहाँ पर भी क्या निकालना था कि इसमें भी कि डिलीव ऑफ द पावर तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, कि इसमें 9 में क्वेश्चन है जो रिपीट हुए थे। तो एन इक्वल टू होता है पी लैम्डा बाई एस, यानी कि 3 गुना, आप पी रखेंगे 9 गुना 10⁻31 लैम्डा 657 गुना 10⁻9 एच का वैल्यू है 6.6 गुना 10⁻34 और 3 गुना 10⁻8, तो हो जाएगा 3 गुना 10⁻16 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन बी 3 गुना 10⁻16 मीटर, तो यह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 6 गुना 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। द पावर इमिटेड इज 2 गुना 10⁻3 वाट। द नंबर ऑफ द फोटोन्स इमिटेड ऑन द एवरेज बाय द फोर्स पर सेकंड कितना हो जाएगा? तो पावर इमिटेड पी इक्वल टू होता है 2 गुना 10⁻3 वाट। एनर्जी ऑफ द फोटोन्स ई इक्वल टू एच बी इक्वल टू 6.5 गुना 10⁻34 गुना 6 गुना 10⁻14 जूल, जहाँ एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ द फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड कितना हो जाएगा? एन इक्वल टू हो जाएगा पी बाई ई, यानी कि 2 गुना 10⁻3 बाई 6.5 गुना 10⁻34 गुना 6 तो यह आ जाएगा 5 गुना 10⁻15। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 5 गुना 10⁻15। फिर आता है कि मोमेंटम ऑफ ए फोटोन्स ऑफ द एनर्जी 1 MeV इन द केजी मीटर पर सेकंड विल भी कितना हो जाएगा? तो एनर्जी ऑफ द फोटोन गिवन बाय इक्वल टू एच बाई लैम्डा, जहाँ एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, सी है वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लैम्डा है जो वेवलेंथ है। तो डी वेवलेंथ गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो यहाँ से ई इक्वल टू एच सी बाई एच बाई पी इक्वल टू पी सी, तो पी इक्वल टू हो जाएगा ई बाई सी। तो एक MeV इक्वल टू होता है 1 गुना 10⁻6 गुना 1.6 गुना 10⁻19 जूल, तो सी इक्वल हो जाएगा 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो पी कितना आ जाएगा? 5 गुना 10⁻−22 kg मीटर पर सेकंड। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 5 गुना 10⁻−22। नेक्स्ट है कि दी 21 centimeter radio wave emitted by the hydrogen in the interstellar space due to the interaction called the hyperfine interaction in the atomic hydrogen। तो द एनर्जी ऑफ द इमिटेड वेव है जो कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन गिवन बाय इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, तो गिवन वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 21 सेंटीमीटर यानी 0.21 मीटर। तो ई इक्वल टू 6.5 गुना 10⁻34 गुना 3 गुना 10⁻8 बाई 0.21 यानी कि 10 के पावर -24 जूल। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 10 के पावर -24 जूल। फिर आता है कि द नेचर ऑफ द आयंस नॉकेड आउट फ्रॉम द हॉट सरफेस कितना हो जाएगा? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स। In the thermionic emission and the other types of the emission, ions emitted are atoms that have lost or gained electrons having the negative or the positive charge respectively. Thus the nature of the ions knocked out from the hot surface क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है कि द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा इज, तो एज ए फोटोन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो v इज इक्वल टू c। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन mc इक्वल टू h म्यू बाई c, यानी कि h बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा c बाई म्यू। तो आंसर आएगा ऑप्शन है h बाई लैम्डा। फिर आता है द वेवलेंथ ऑफ द 1 किलोवोल्ट कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज 1.24 गुना 10⁻⁹ मीटर, वाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1 m मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, यानी कि h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा इक्वल टू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो h इक्वल टू 10⁻3 लैम्डा बाई सी। हम तो सेकंड केस h म्यू इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻3 लैम्डा इंटू म्यू बाई सी इक्वल टू 10⁻6। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 10⁻3 सी बाई लैम्डा, यानी कि 2.4 गुना 10⁻20 हर्ट्ज। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 2.4 गुना 10⁻20 हर्ट्ज। फिर आता है द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3.3 गुना 10⁻29 kg मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसोसिएटेड वेव। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ ए रेडिएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी म्यू एंड द वेवलेंथ लैम्डा गिवन बाय इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा।
If photons is considered to be particle of the mass m, energy of 58 BT according to the mass energy definition equal to mc स्क्वायर और एच म्यू इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। तो एम इक्वल टू होता है एच म्यू बाई सी स्क्वायर यानी एच म्यू बाई सी यानी एम सी इक्वल टू पी, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा सी पी बाई एच यानी 1.5 गुना 10 पावर 13 हर्ट्ज। तो आंसर कितना जाएगा ऑप्शन ए 1.5 गुना 10 पावर 13 हर्ट्ज, ऑप्शन ए चल जाएगा। फिर आता है कि रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 किलोहर्ट्ज एंड अ पावर ऑफ 10 किलोवाट। नंबर ऑफ द फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड कितने हो जाएंगे, तो पावर ऑफ द रेडियो ट्रांसमीटर होता है 10 किलोवाट यानी 10,000 वाट। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमीटर हो जाएगा 880 किलोहर्ट्ज यानी 880 गुना 10 पावर 3 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ द फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड हो जाएगा एन इक्वल टू पी वाई यानी पी वाई एच म्यू। तो 10 का पावर 4 बाई 6.52 गुना 10 पावर माइनस 34 गुना 880 गुना 10 पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 1.72 गुना 10 पावर 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.72 गुना 10 पावर 31। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं ई इक्वल टू होता है एच न्यू इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो एच प्लैंक कांस्टेंट है यानी 6.62 गुना 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो यहाँ V1 एंड लैम्डा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिस्पेक्टिवली। सी जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आंसर इसको क्या जाएगा, ऑप्शन बी एच सी बाई लैम्डा। नेक्स्ट है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, तो के इक्वल टू होता है 140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी इक्वल टू होता है 140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी इक्वल टू होता है 140 वोल्ट। तो लैम्डा इक्वल टू होता है 12.25 बाई रूट भी। और ये इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि लैम्डा इक्वल टू होता है 12.25 बाई रूट बी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 1.227 किए हुए, ठीक है। तो 1.227 बाई रूट बी एंगस्ट्रॉम यानी 1.227। ऐसे इसको चेक करना पड़ेगा 12.25 होता है या 1.227 होता है। खैर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 102 गुना 10 पावर माइनस 2, अच्छा नैनोमीटर। नेक्स्ट है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपेरिमेंटली किसके द्वारा, तो डेविसन डी ब्रोगली के द्वारा है जो किया गया था। फिर एन इलेक्ट्रॉन इज फ्लिटेड फ्रॉम द रेफ्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 गुना 10 पावर माइनस 2 नैनोमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 12.25 बाई रूट बी एंगस्ट्रॉम। तो ये गलत है यहाँ पर क्योंकि 12.25 बाई रूट बी होता है। तो लैम्डा इक्वल टू 12.25 बाई रूट बी एंगस्ट्रॉम। तो रूट बी इक्वल टू 12.25 बाई लैम्डा गुना 10 पावर माइनस 10। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 का पावर 4 वोल्ट। आंसर आएगा ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाएगा 10 का पावर 4 वोल्ट। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेफ्ट टू द सेम एनर्जी द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा पी एंड लैम्डा अल्फा आर इन द रेशियो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है और पी मोमेंटम है 2m के है, फिर के द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m के फॉर ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। द वेवलेंथ आर रिस्पेक्टिवली गिवन एज लैम्डा पी इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m पी बाई के पी और लैम्डा अल्फा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m अल्फा बाई के अल्फा। तो लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा इक्वल टू रूट ओवर 2m अल्फा बाई के अल्फा बाई रूट ओवर 2m पी बाई के पी। तो के अल्फा इक्वल टू होता है के पी और एम अल्फा इक्वल टू होता है 4mp। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन लैम्डा पी बाई लैम्डा इक्वल टू रूट ओवर 4mp बाई mp इक्वल टू 1। तो लैम्डा पी बाई लैम्डा 1 इक्वल टू कितना होता है 2:1। तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन है 2:1। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इज फ्लेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, जहाँ एम जो है 9 10 माइनस 9 10 का पावर माइनस 31 kg दिया हुआ है। तो भी लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई रूट ओवर 2 ई भी इंटू एम ई। एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 गुना 10 माइनस 34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 गुना 10 माइनस 19 जूल दिया हुआ है। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9 गुना 10 माइनस 31 kg। तो लैम्डा इक्वल टू 12.25 बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम यानी कि 12.25 गुना 10 का पावर माइनस 12 मीटर। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 12.2 गुना 10 का पावर माइनस 2 मीटर 12 मीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास एम with a velocity v naught I cap, जहाँ v naught greater than 0 है, इंटरफेरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस v naught I cap, जहाँ e naught जो है कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0 है at t बराबर 0। इफ लैम्डा नॉट इज दी डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली देन डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t पर कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि v जो दिया है v इक्वल टू v naught I cap E इक्वल टू माइनस v naught I cap। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एफ मॉड ऑफ एफ इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू इंटू ई यानी एफ इक्वल टू इंटू ई नॉट। एफ इक्वल टू एम है तो एफ इक्वल टू एम ए यानी ई इंटू ई नॉट। तो एज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई एम। तो एज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई आई नॉट बाई एम यानी ई नॉट बाई एम इंटू आई कैप।
अब जानते हैं v इक्वल टू होता है u प्लस टी, तो v इक्वल टू होता है v नॉट प्लस ई नॉट बाई टी बाई एम। तो इनिशियली डी ब्रोगली प्रॉब्लम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू एच बाई एम बी नॉट, यानी h इक्वल टू लैम्डा एम बी नॉट। तो आफ्टर टाइम टी डी ब्रोगली प्रॉब्लम गिवन बाय एच लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। अब यहाँ पर है जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी नॉट ई नॉट बाई एम इंटू टी, यानी एच बाई एम बी नॉट वन प्लस ई नॉट बाई एम बी नॉट इंटू टी, यानी लैम्डा एम बी नॉट वन प्लस ई नॉट बाई एम बी नॉट इंटू टी। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट वन प्लस ई नॉट एम बी नॉट इंटू टी। तो आंसर कितना जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लैम्डा नॉट बाई वन प्लस ई नॉट बाई एम बी नॉट इंटू टी। फिर आता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए हेवी वाटर एट टेम्परेचर टी एंड मास एम इज। तो आंसर आएगा कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यानी एच बाई रूट ओवर टू एम के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम और के इक्वल टू 3/2 के टी। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी यानी एच बाई रूट ओवर टू एम के, यानी आ जाएगा एच बाई रूट ओवर 3m के टी। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, एच बाई रूट ओवर 3m के टी आ जाएगा। फिर आता है कैन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास सेम एंड ए प्रोटॉन हैविंग द सेम मास एनर्जी द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम कितना हो जाएगा? तो इट इज गिवन दैट इलेक्ट्रॉन है द मास सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन विल गिवन एज, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, पी जो है लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम, यानी पी इज इक्वल टू रूट ओवर टू एम ई। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट ओवर टू एम ई, तो ई इज इक्वल टू एच म्यू, यानी कि ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा पी, यानी लैम्डा पी इज इक्वल टू एच सी बाई। तो लैम्डा पी जो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द फोटोन है, तो लैम्डा ई बाई लैम्डा पी इज इक्वल टू होता है एच बाई रूट ओवर टू एम ई, यानी ई बाई एच सी, यानी कि लैम्डा सी बाई लैम्डा पी हो जाएगा वन बाई सी रूट ओवर ई बाई टू एम। तो आंसर कितना जाएगा? आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी की वन बाई सी रूट ओवर ई बाई टू एम। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास सेम विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट ऑफ एन एक्सरेटिव द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट ऑफ इमीडिएट एक्सरे कितना हो जाएगा? तो इसमें आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पी स्क्वायर बाई टू एम होगा, लैम्डा बाई एच बाई लैम्डा नॉट स्क्वायर इक्वल टू बाई टू एम, यानी एच स्क्वायर बाई टू एम लैम्डा नॉट स्क्वायर ई इक्वल टू एच बाई लैम्डा नॉट, यानी एच स्क्वायर बाई टू एम लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू टू एम सी बाई लैम्डा स्क्वायर बाई एच आ जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा? आंसर आएगा ऑप्शन ए कि लैम्डा नॉट इक्वल टू एम सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू बाई एच आ जाएगा। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन फॉर पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यानी पी लैम्डा इक्वल टू एच। तो यहाँ पर बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी, तो ये कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर आता है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज टू द 15 टाइम इट्स प्रीवियस वैल्यू द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा? तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी है, तो लैम्डा वन इक्वल टू एच बाई पी एच बाई रूट ओवर टू एम के, और लैम्डा टू इक्वल टू एच बाई रूट ओवर टू एम 15 के, तो एच बाई फोर रूट ओवर टू एम के इक्वल टू लैम्डा वन बाई फोर। तो लैम्डा टू 25% ऑफ लैम्डा बनाएगा, तो 75% चेंज इन द वेवलेंथ टेक प्लेस है जो हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन बी 75%। फिर आता है कि इफ द वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ द फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी ई आर रिलेटेड, तो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यानी एच बाई रूट ओवर टू एम ई, तो पी इक्वल टू जाएगा रूट ओवर टू एम ई है ना फॉर ए फोटोन। लैम्डा पी इक्वल टू एच सी बाई ई, यानी लैम्डा ई का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई टू एम ई और ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा पी। तो लैम्डा ई का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई टू एम सी टू एम एच सी बाई लैम्डा पी, यानी लैम्डा ई का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई टू एम एच सी बाई लैम्डा पी। तो लैम्डा ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा पी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है कि लैम्डा पी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा ई का स्क्वायर। नेक्स्ट है कि a particle of the mass 1 mg had the same wavelength as an electron moving with a velocity of 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है जो कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी, तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इधर फॉर पी इक्वल टू पी। अब एम ई भी इक्वल टू एम बी, तो भी इक्वल टू एम ई भी बाई एम, तो एम इक्वल टू 9.1 गुना 4 - 31 के जी, भी इक्वल टू 3 गुना 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, एम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 2.1 गुना 10⁻⁻18 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन है 2.1 गुना 10⁻⁻18 मीटर पर सेकंड। फिर आता है द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी देन द मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी कितना, किसके लिए होगा? तो मास के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम वेलोसिटी है, तो इसमें जो इन्वर्सली सबसे कम मास किसका, सबसे कम मास जिसका होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे कम मास होता है बीटा पार्टिकल का। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो 68 का आंसर कितना चाहिए? ऑप्शन डी आना चाहिए, तो डी हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मास।
अगला सवाल, द एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ द लाइट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं E इक्वल टू होता है h बाई लैम्डा यानी 12,375 बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू 12,375 बाई यानी कि 412.5 नैनोमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 412.5 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, अब एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू होता है E इक्वल टू h बाई लैम्डा यानी 12,375 बाई लैम्डा। तो h इक्वल टू होता है 12,375 EV एंगस्ट्रॉम कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर। h इक्वल टू होता है इतना हो जाता है, जहाँ h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और 1.4 - जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे तो 12,175 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। फिर आता है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एफिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द, तो हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू EB, और भी जो होगा √2 EB इंटू एम हो जाएगा, जहाँ भी बराबर दिया 4 मीटर। तो भी इक्वल टू हो जाएगा √2 E 4 बाई एम। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h बाई एम भी। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h बाई एम भी यानी 6.34 - 2m इतना। तो ये कितना आएगा 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर कितना जाएगा 1.2 एंगस्ट्रॉम यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द डी ब्रोगली वेव corresponding to a particle of the mass m and velocity b है, ये वेवलेंथ associated भी थी, तो इसका हो जाएगा h बाई एम भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है h बाई एम भी। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मूविंग पार्टिकल sometimes act as a wave and sometimes as a particle. The wave associated with moving particle is called the matter wave or the de Broglie wave, whose wavelength is called de Broglie wavelength and is given by lambda equal to h by mb, where m and b are the mass and the velocity of the particle and h is the Planck constant. तो यहाँ पर है जो ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर एंड वेव का है जो चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है जो एनसीईआरटी देख रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड द मैटर का। तो एनसीईआरटी में कहता है कि the Maxwell equation of the electromagnetic EM and the Hart experiment on the generation of the and detection of the electromagnetic waves in 1887 have strongly established the wave nature of the light. Towards the same period at the end of the 19th century, experimental investigation on the conduction of the electric discharge through graphite low periphery in a discharge tube led to the many historical discovery. The discovery of the X-ray by the Röntgen in 1895 and of the electron by the J. Thomson in 1897 were important milestone in the understanding of the atomic structure. It was found that at sufficiently low pressure of about 0.001 mm of the mercury column, a discharge took place between the two electrodes on the applying the electric field to the gas in the discharge tube. A fluorescent glow appeared on the glass opposite to the cathode. The color of the glass depends on the type of the glass, it being yellowish green or the soda glass. The cause of the fluorescence was attributed to the radiation which appeared to be coming from the cathode. The cathode rays were discovered in 1870 by the William Crookes, who later in 1879 suggested that these rays consisted of the stream from the fast-moving negative charged particles. The J. Thomson confirmed the hypothesis by applying the mutually perpendicular electric and magnetic field across the discharge tube. J. Thomson was the first to determine experimentally the speed and the specific charge to the mass ratio E by m of the cathode ray particles. They were found to travel with the speed ranging from about 0.1 to 0.2 times the speed of the light, 3 to the power 8 meter per second. The apparently affected value of the E by m is 1.76 to the power 11 coulomb per kg. Further, the value of the E by m was found to be independent of the nature of the material, metal used as the cathode emitter, or the gas introduced into the discharge tube. This observation suggested the inner visibility of the cathode ray particles. Around the same time, in 1887, it was found that certain particles when irradiated by the ultraviolet light emitted negatively charged particles having a small speed. Also, certain metals when heated to a high temperature were found to emit negatively charged particles. The value of E by m for these particles was found to be the same as that of the cathode ray particles. These observations thus established that all these particles, although produced under different conditions, were identical in nature. J. Thomson in 1897 named these particles as the electrons and suggested that they were fundamental universal constituent of the matter. For this epoch-making discovery of the electron, though his theoretical and experimental investigation on conduction of electricity by the gas phase, he was awarded the prize in 1933. The R.A. Millikan performed the pioneering of old-type experiment for the precise measurement of the charge on the electron. He found that the charge on the old drop was always integral multiple of the elementary charge 1.6 on the minus 19 coulomb. Millikan experiment established that the electric charge is quantized from the value of the charge E and the specific charge E by m. The mass of the electron could be determined. फिर आता है इलेक्ट्रॉन इमिशन।
So we know that metals have free electrons, negatively charged particles that are responsible for their conductivity. However, the free electrons cannot normally escape out of the metal surface. If electron attempts to come out of the metal acquires a positive charge and pulls the electrons back to the metal. The free electron is thus held inside the metal surface by the attractive property of the ions. Consequently, the electron can come out of the metal surface only if it has got sufficient energy to overcome the attractive pull. A certain minimum amount of energy required to be given to the electron to pull it out from the surface of the metal. This minimum energy required to the electron to escape out from the metal surface is called as the work function of the metal. It is generally denoted by the phi naught and measured in the electron volt. 1 electron volt is the energy gained by an electron when it has affiliated by a potential difference of 1 volt, so that 1 electron volt is equal to 1.6 to the power minus 19 joule. This unit of energy is commonly used in atomic and nuclear physics. The work function phi naught depends on the property of the metal and the nature of its surface. The minimum energy required for the electron emission from the metal surface can be supplied to the free electrons by any one of the following physical processes. Thermionic emission: by the suitably heating, sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons, enable them to come out of the metal. और फिर आता है फील्ड इमिशन। देखो ये सबसे क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं। फील्ड इमिशन, तो बाय अप्लाइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो field of the order of the discover 8 volt per meter to a metal, electrons can be pulled out of the metal as in the spark plug. Or photoelectric emission, so when the light of the suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. These photo light generated electrons are called as the photoelectrons. फिर आता है Hertz observation photoelectric effect. The phenomena of the photoelectric emission was discovered in 1881 by the Hertz during electromagnetic wave experiment. In his experimental investigation on the production of the electromagnetic wave by means of the spark discharge, Hertz observed that high voltage of sparks across the detector were enhanced when the emitter plates were illuminated by the ultraviolet light of the arc lamp. Light shining on the metal surface and somehow facilitated the escape of the free charged particles which we now known as electrons. When light falls on the metal surface, some electrons near the surface absorb enough energy from the infinite radiation to overcome the attractions of the positive ions in the material of the surface. After gaining sufficient energy from the infinite light, the electrons escape from the surface of the metal into the surrounding of space. फिर आता है Hallbach and the Lenard observation. The Wilhelm Hallbach and the Philip Lenard investigated the phenomenon of the photoelectric emission in the detail during the 1886 से 1902. Lenard observed that when the ultraviolet radiations were allowed to fall on the emitter plate of the efficated glass tube enclosing the two electrodes, metal plates, current flows in the circuit. As soon as the ultraviolet radiations were stopped, the current flow also stopped. These observations indicate that when ultraviolet radiations fall on the emitter plate C, electrons are ejected from it, which are attracted towards the positive collector plate A by the electric field. The electrons flow through the evacuated glass tube, resulting in a current flow. Thus, light falling on the surface of the emitter causes current in the external circuit. Hallbach and Lenard studied how this photo current varied with the collector plate potential and with the frequency and intensity of the incident light. Hallbach in 1888 undertook the study further and connected a negatively charged zinc plate to the electroscope. He observed that the zinc plate lost its charge when it was emitted by the ultraviolet light. Further, the uncharged zinc plate becomes positively charged when it was irradiated by the ultraviolet light. Positive charge on a positively charged zinc plate was found to be further enhanced when it was emitted by the ultraviolet light. From this observation, he concluded that negatively charged particles were emitted from the zinc plate under the actions of the ultraviolet light. After the discovery of the electron in 1897, it became evident that the incident light caused electrons to be emitted from the emitter plate due to the negative charge. The emitted electrons are pushed towards the collector plate by the electric field. The Hallbach and the Lenard also observed that when the ultraviolet light falls on the emitter plate, no electrons were emitted at all. When the frequency of the incident light was smaller than a certain minimum value called the threshold frequency, this minimum frequency depends on the nature of the material of the emitter plate. It was found that certain metals like the zinc, cadmium, magnesium, etc. responded only to the ultraviolet light having short wavelength to cause electron emission from this surface. However, some alkali metals such as the lithium, sodium, potassium, cesium, and rubidium were sensitive even to the visual light. All the photosensitive substances emit electrons when they are emitted by the light. After the discovery of the electrons, these electrons were termed as the photoelectrons. The phenomenon is called as the photoelectric effect. फिर आता है experimental study of the photoelectric effect. The figure 1.11.1 depicts a schematic view of the arrangement used for the experimental study of the photoelectric effect. It consists of an evacuatory glass or cottage tube having a thin photosensitive plate C and other metal plate A. Monochromatic light from the surface of the sufficiently short wavelength passes through the window W and falls on the photosensitive plate C emitter. A transparent cottage window is filled on the glass tube, which permits the ultraviolet radiation to pass through it and irradiate the photosensitive plate C. Electrons are emitted by the plate C and collected by the plate A collector by the electric field created by the battery.
The battery maintains the potential difference between the plates C and A that can be varied. The polarity of the plate C and A can be reversed by the commutator. Thus, the plate A can be maintained at a desired positive or negative potential with respect to the emitter C. When the collector plate A is positive with respect to the emitter plate C, the electrons are attracted to it. The emissions of electrons cause flow of the electric current in the circuit. The potential difference between the emitter and the collector plates is measured by a voltmeter, whereas the radiating photocurrent flowing in the circuit is measured by a microammeter mu A. The photoelectric current can be increased or decreased by varying the potential of the collector plate A with respect to the emitter plate C. The intensity and the frequency of the incident light can be varied as a potential difference between the emitter C and the collector A. We can use the experimental arrangement to study the variations of the photocurrent with the intensity of the radiation, frequency of the incident radiation, and the potential difference between the plate A and C, and the nature of the material of the plate C. Light of the different frequency can be used by the putting appropriate colored filter or the color glass in the path of the light falling on the emitter C. The intensity of light is varied by changing the distance of the light source from the emitter. अब यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट ऑफ द स्टडी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दिखाया हुआ है, और फिर यहाँ पर दिखाया हुआ है वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. तो इधर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर दिया हुआ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, effect of the intensity of light on the photocurrent. So the collector A is maintained at a positive potential with respect to the emitter C, so that the electrons ejected from the C are attracted towards the collector A. Keeping the frequency of the incident radiation and the potential fixed, for the intensity of the light is varied and the resulting photoelectric current is measured with each time. It is found that the photocurrent increases linearly with intensity of the incident light as shown graphically. The photocurrent is directly proportional to the number of the photoelectrons emitted per second. This implies that the number of the photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation. फिर आता है effect of the potential on the photoelectric current. So we first keep the plate A at some positive potential with respect to the plate C and let the plate C with light of the fixed frequency V and fixed intensity I. We next vary the positive potential of the plate A gradually and measure the resulting photocurrent each time. It was found that photoelectric current increase with increase in the positive oscillating potential at the same stage. For a certain positive potential of the plate A, all the emitted electrons are collected by the plate A and the photoelectric current becomes such maximum or saturates. If we increase the oscillating potential of the plate further, the photocurrent does not increase. This maximum value of the photocurrent is called the saturation current. Saturation current corresponds to the case when all the photoelectrons emitted by the emitter plate C reach the collector plate A. We now apply a negative retarding potential to the plate A with respect to the plate C and make it increasing negative gradually. When the polarity is reversed, the electrons are repelled and only the sufficiently energetic electrons are able to reach the collector A. The photocurrent is found to decrease rapidly until it drops to zero at a certain sharply defined critical value of the negative potential V0 on the plate A. For a particular frequency of the incident radiation, the minimum negative retarding potential V0 is given to the plate A, for which the photocurrent of stops or becomes zero is called the cutoff or the stopping potential. फिर आता है कि the interpretation of the observation in terms of the photocurrent is straightforward. All the photo electrons emitted from the metal do not have the same energy. Photoelectric current is also zero when the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectrons with the maximum kinetic energy Kmax, so that Kmax is equal to EV0. We cannot repeat this experiment with the incident radiation of the same frequency but of the higher intensity I2 and I3. I3, I2, I1 होता है. We note that the saturation current are now fixed to be at higher value. This so that more electrons are being emitted per second, proportional to the intensity of the incident radiation. But the stopping potential remains the same as that of incident radiation of the intensity I1 as shown graphically. Thus, for a given frequency of the incident radiation, the stopping potential is independent of the intensity. In other words, the maximum kinetic energy of the photoelectron depends on the light source and the of the incident radiation. फिर आता है effect of the frequency of the incident radiation on the stopping potential. तो यहाँ पर दिया हुआ है variations of the photoelectric current with the collector plate potential for the different frequency of the incident radiation. और यहाँ पर दिया variations of the stopping potential V0 with the frequency V of the incident radiation for a given photosensitive material. और यहाँ पर दिया frequency of the incident radiation of stopping potential V0 है जो दिखाया हुआ है.
अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बी नाउ स्टडी द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी v ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट। We suitably adjust the same intensity of the light radiation at various frequency and study the variation of the photon current with the corrective plate potential. The resulting variation is shown in the figure 11.4. We obtain different values of the stopping potential but the same value for the fluctuation current of the incident radiation of the different frequency. The energy of the emitted electrons depends on the frequency of the incident radiation. The stopping potential is more negative for the higher frequency of the incident radiation. Note from the figure 11.4 that the stopping potential are from the order v mu3 सबसे बड़ा फिर mu2 फिर mu1 if the frequency are of the order mu3 mu3 mu2 mu1. This implies that the greater the frequency of the incident light, greater is the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Consequently, we need greater retarding potential to stop them completely. If we plot a graph between the frequency of incident radiation and the corresponding stopping potential for different metals, we get a straight line as shown in the figure 11.5. The graph shows that the stopping potential will not vary linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material. There is gives a certain minimum cutoff of the frequency mu naught for which the stopping potential जो होता है वो जो होता है 0. फिर आता है कि their observation have two implication. The maximum kinetic energy of the photoelectrons vary linearly with the frequency of the incident radiation but is independent of its intensity. For a max frequency v mu of incident radiation lower than the cutoff frequency mu naught, no photoelectric emission is possible even if the intensity is large. और फिर इसके बाद आता है द this minimum cutoff frequency mu naught is called the threshold frequency. It is different for the different metals. Different photosensitive materials respond differently to the light. Selenium is more sensitive than the zinc or the copper. The same photosensitive substance gives different response to the light of the different wavelength. For example, ultraviolet light gives rise to the photoelectric current effect in the copper, while green or red do not. Note that in the above experiment, we found that if the frequency of the incident radiation exceeds the threshold frequency, the photoelectric emission starts instantaneously without any apparent time lag, even if the incident radiation is very dim. It is now known that emission starts in a time of the order of 10⁻⁹ seconds or less. फिर आता है यहाँ पर ये पैसेज है कि बी नाउ समराइज द एक्सपेरिमेंटल फीचर एंड द ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन. For a given photosensitive material and the frequency of incident radiation above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of the radiation. For a given photosensitive material and the frequency of incident radiation, saturation current is found to be proportional to the intensity of the incident radiation, whereas the stopping potential is independent of its intensity. For a given photosensitive material, that gives the certain minimum cutoff of the frequency of the incident radiation called the threshold frequency, below which no emission of the photoelectrons take place, no matter how intense the incident light is. Above the threshold frequency, the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons engages linearly with the frequency of the incident radiation, but is independent of its intensity. The photoelectric emission is an instantaneous process without any apparent time lag, (-9 or less. Even the incident radiation is made exceedingly dim. फिर आता है photoelectric effect and the wave theory of the light. So the wave nature of the light by wave theory before by the end of the 19th century. The phenomena of the interference, diffraction, and the polarization were explained as a natural and satisfactory wave by the wave picture of the light. According to this picture, light is electromagnetic wave consisting of the electric and the magnetic field with a continuous distribution of energy over the region of the space over which the wave is extended. Let us now see if this wave picture of the light can explain the observations of the photoelectric emission given in the previous section. According to the wave picture of the light, the free electrons at the surface of the metal over which the beam of the radiation falls absorbs the radiant energy not continuously. The greater the intensity of the radiation, the greater are the amplitude of electric and magnetic fields. Consequently, the greater the intensity, the greater should be the energy absorbed by each electron. In this picture, the maximum kinetic energy of the photoelectrons on the surface is then expected to increase with increase in the intensity. Also, no matter what the frequency of the radiation is, a sufficiently intense beam of the radiation over sufficient time should be able to impart enough energy to the electrons so that they exceed the minimum energy needed to escape from the middle surface. A threshold frequency therefore should not exist. The expectation of the wave theory directly contradict observation 1 and 2 given at the end of the section. Further, we should note that the wave picture, the absorption of the energy by the electron, take place continuously over the entire wavefront of the radiation. Since a large number of the electrons absorb energy, the energy absorbed per electron per unit time turns out to be small. Explicit calculation estimate that it can take hours or more for a single electron to pick up the sufficient energy to overcome the work function and come out of the metal. This conclusion is again in a striking contrast to the observation that the photoelectric emission is instantaneous. In short, the wave picture is unable to explain the most basic feature of the photoelectric emission. फिर आता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ द रेडिएशन.
तो in 1905 proposed a radically new picture of the electromagnetic radiation to explain the photoelectric effect. In this picture, photoelectric emission does not take place by the continuous absorption of the energy from the radiation. Radiation energy built up of the discrete units, the so-called quanta of the energy of the radiation. Each quantum of the radiant energy had the energy h2, where h is the Planck constant and mu the frequency of the light. In the photoelectric effect, the electron absorbs a quantum of the energy h mu of the radiation. If this quantum of energy absorbed exceeds the minimum energy needed for the electron to escape from the metal surface by a function phi naught, the electron's emission is maximum. So Kmax equal to the h nu minus phi naught. More tightly molecules will emerge from the kinetic area less than the maximum base value. Note that intensity of light of the given frequency is determined by the number of the photons incident per second. Increasing the intensity will increase the number of the emitted electrons per second. However, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is determined by the energy of the each photon. In one of the photoelectric equation, we now see how this equation accounts in a simple and elegant manner all objections for the photoelectric effect at the end of the subsection. फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन KMF डिपेंड्स only on the mu and independent of the intensity of the radiation. In agreement with the observation, this happened because the picture photoelectric effect arises from the observations of the single photon of the radiation by a single electron. फिर आता है कि the intensity of the radiation that is proportional to the number of the energy quanta per unit area per unit time is irrelevant to the basic process. Since Kmax must be non-negative, implies that a photoelectric emission is possible only if h mu is greater than phi naught or mu is greater than mu naught, where mu naught is greater than phi naught by h. Equation 1.11 show that the greater the work function phi naught, higher the minimum or the threshold frequency b naught mu naught needed to emit the photoelectrons. Thus, there is given threshold frequency mu naught, जो phi naught by h होता है for the metal surface, below which no photoelectric emission is possible, no matter how intense the infrared radiation may or how long it falls on the surface. In this picture, intensity of radiation as noted above is proportional to the number of energy quanta per unit area per unit time. The greater the number of the energy quanta available, the greater the number of the electrons absorbing the energy quanta, and greater therefore the number of electrons coming out of the metal for mu greater than mu naught. This explains why for mu greater than mu naught photoelectric current is proportional to the intensity. The basic elementary process involved in the photoelectric effect is the absorption of a light quantum by electron. This process is instantaneous, thus whatever may be the intensity, the number of the quanta of the radiation per unit area per unit time, photoelectric emission is instantaneous. Low intensity does not mean delay in the emission, since the basic elementary process is the same. Intensity only determines how many electrons are able to participate in the elementary process, absorption of a light quantum by a single electron, and therefore the photoelectric current. Photoelectric equation can be written as EV naught is equal to h mu minus phi naught for mu is greater than mu naught, or mu naught is equal to the h by e into mu minus phi naught by e. This is the important result. It predicts that mu naught versus mu curve is a straight line with a slope h by e. इसके बाद फिर आता है कि independent of the nature of the material, during the 1906-1915 Millikan performed a series of experiments on the photoelectric effect aimed at disproving the photoelectric equation. He measured the slope of the straight with line with for the sodium similar to that shown in the figure 11.5. Using the known value of E, he determined the value of the Planck constant H. This value was equal to the value of the Planck constant 6.626 therefore minus 34 joules second, determined in an entirely different context. In this way, in 1906, Millikan disproved the validity of the Einstein photoelectric equation instead of disproving it. The successful explanation for the photoelectric effect using the hypothesis of the light quanta and the experimental determination of the value of the h and the phi naught in agreement with the value obtained from the other experiment led to the acceptance of the picture of the photoelectric effect. Millikan verified the photoelectric equation and with the great precision for a number of the alkali metals over a wide range of the radiation frequencies. फिर आता है particle nature of the light, the photon. So the photoelectric effect thus gave evidence to the strange fact that the light in the interaction with matter behave as it by made of the quanta of the packets of the energy of the h mu. If the light quantum of the energy to be associated with the particle, arrived at an important result that the light quantum can also be associated with the momentum h mu by c. A different value of the energy as well as the momentum is a strong sign that a limit light quantum can be associated with a particle. This particle was later named a photon. The particle, like the behavior of the light, by further confirmed in 1924 by the experiment of the H. Compton on the scattering of the X-rays from the electrons by for contribution to the theoretical physics and photoelectric effect. In 1923, Millikan was awarded the prize for the physics on the elementary charge of the electricity and on the photoelectric effect. अब इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं तो we can summarize the
picture of the electromagnetic radiation as follow. So in interaction with the radiation with matter, radiation we have if it is made up of the particles called the photons. Each photon has energy E is equal to h nu and momentum p is equal to h mu by c and speed c, the speed of the light. All photons of the light are a particular frequency mu or wavelength lambda have the same energy E is equal to h nu or h by lambda and momentum p h nu is equal to c h by lambda, whatever the intensity of the radiation may be. By increasing the intensity of the light of the given wavelength, there is only increase in the number of the photons per second crossing a given area. With each photon having the same energy, the photon energy is independent of the intensity of the radiation. Photons are electrically neutral and are not affected by the electric and the magnetic field. In a photon-particle collision, such as the photon-electron collision, the total energy and the total momentum are conserved. However, the number of the photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर. द पावर इमिटेड is 2 × 10⁻³ watt. What is the energy of the photon in the light beam? How many photons per second on an average are emitted by the force? So each photon has the energy E is equal to h nu यानी कि 6.63 × 10⁻34 × 6 × 10⁻14 hertz यानी 3.98 × 10⁻90 joule. If n is the number of the photons emitted by the force per second, the power P transmitted in the beam equals n times the energy per photon E, for that P is equal to NE. तो N is equal to Py यानी 2 × 10⁻³ by 3.98 × 10⁻90 joule यानी 5.05 × 10⁻15 photons per second. फिर आता है कि the work function of the cesium is 2.14 electron volt. To find the threshold frequency of the cesium and the wavelength of the infrared light if the photocurrent is brought to zero by the stopping current of the 0.6 volt. So for the cutoff of the threshold frequency, energy h mu naught of the infinite radiation must be equal to the work function phi naught. For that mu naught is equal to phi naught by h यानी 2.14 by 6.50 × 10⁻34 यानी 5.16 × 10⁻14 hertz. Thus for the frequency less than the threshold frequency, no photoelectrons are ejected. फिर आता है कि photo current is reduced to zero when maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons equals the potential energy E v naught by the retarding potential v naught. तो photoelectric emission is E v naught is equal to h nu minus phi naught यानी h by lambda minus phi naught. यहाँ पे लैम्डा कितना आ जाएगा 454 नैनोमीटर. फिर आता है वेव नेचर ऑफ द मैटर. तो इसमें कहता है कि द ड्यूअल वेव, इसमें कहता है कि द ड्यूअल वेव particle nature of the light electromagnetic radiation in the general comes out clearly from what we have learned in this and the preceding chapter. The wave nature of light show up in the phenomena of interference, diffraction, and polarization. On the other hand, in photoelectric effect and the Compton effect, which involve the energy and the momentum transfer, radiation we have as if it is made up of the bunch of the particles, the photons. Whether a particle or wave description is best suited for the understanding an experiment depend on the nature of the experiment. For example, in the familiar phenomena on seeing an object by our eye, both descriptions are important. The gathering and the focusing mechanism of the light by the eye lens is well described in the wave picture, but its absorption by the rods and the cones of the retina requires the photon picture of the light. A natural question arises if the radiation has a dual wave nature, might not be the particles of the wave electrons also use the wave-like character. In the 1924, the Broglie put forward the bold hypothesis that moving particles of the matter should display wave-like properties under suitable conditions. He reasoned that the nature was symmetrical and that the two basic physical quantity matter and energy must have the symmetrical character. If the radiation for dual aspect, so should the matter. De Broglie proposed that the wave length lambda associated with the particle of momentum of p, momentum p is given by lambda is equal to h by p and h by mv, where m is the mass of the particles and v the speed. Equation is known as the de Broglie relation, and the wavelength lambda of the matter may be called a de Broglie wavelength. The dual aspect of the matter is evident in the de Broglie relation. On the left side, lambda is attributed to the wave, while on the right side, the momentum p is a typical attribute on a particle. Planck constant h relates the two attributes. Equation 11.5 for a material particle is basically a hypothesis whose validity can be tested on by the experiment. However, it is interesting to see that it is satisfied by a photon. For a photon, as we see, p is equal to h mu by c, और therefore h by p is equal to c by lambda, and h equal to होता है c by mu equal to होता है lambda. That is the de Broglie wavelength of the photon given by equation 11.5 equals the wavelength of the electromagnetic radiation in which the photon is quantum of the energy and the momentum. Clearly from the equation 11.5, lambda is smaller for a heavier particle, larger m or more energetic particles. For example, the de Broglie wavelength of a ball of the mass 0.12 kg moving with the speed of the 20 meter per second easily calculated. तो यहाँ पर आता है p इक्वल टू दिया है एम बी यानी 0.12 गुना 0.12 गुना 20 मीटर पर सेकंड यानी 2.40 kg मीटर पर सेकंड. तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h by p यानी 2.16 गुना 10⁻34 मीटर. तो दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल
This wavelength is so small that it is beyond any measurement. This is the reason why macroscopic objects in our daily life do not show wave-like property. On the other hand, in the subatomic domain, the wave characteristic of the particle is significant and measurable. फिर आता है कि भांति the de Broglie wavelength associated with an electron moving at the speed of the 5.4 × 10⁶ meter per second and a ball of the mass 150 gram traveling at 30 meter per second. So for the electron, mass m is equal to 9.11 × 10⁻⁵ kg of speed and v is equal to 5.4 × 10⁶ meter per second. The momentum p is equal to mb is equal to 9.1 × 10⁻⁵ kg with a 5.4 × 10⁻⁶ meter per second. P is equal to 4.92 × 10⁻�24 kg meter per second. So lambda is equal to h by p यानी 6.63 × 10⁻34 by 4.92 × 10⁻24 kg. तो उसके बाद लैम्डा आ जाएगा 0.135 नैनोमीटर. तो मास एम डैफ इज इक्वल टू 0.150 kg एंड वी डैफ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम पी डैफ इक्वल टू एम डैफ बी डैफ. तो पी डैफ इक्वल टू 4.50 kg मीटर पर सेकंड और डी पर वेवलेंथ आता है लैम्डा डैफ इक्वल टू एच बाई पी डैफ यानी कि लैम्डा डैफ इक्वल टू 1.41 × 10⁻34 मीटर. The d wavelength of electron is comparable with the X-ray wavelength. However, for ball, it is about 10 to the minus 19 times the size of the proton, quite beyond the experimental measurement. अब समरी इसका है कि द मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन phi required for electron emission from the metal surface can be supplied by the suitable in heating or the applying a strong electric field or irradiating it by the light of the suitable frequency. Photoelectric effect is the phenomenon of the emission of the electrons by the metal when illuminated by the light of the suitable frequency. Certain metals respond to the ultraviolet light when the others are sensitive even to the visual light. Photoelectric effect involves conversion of light energy into the electrical energy. It follows from the law of the conservation of energy. The photoelectric emission is an instantaneous process and possesses certain special feature. फिर आता है कि photoelectric current depends upon the intensity of the infinite light, the potential difference between the applied to electrodes, and the nature of the emitter material. The stopping potential V0 depends on the nature of the frequency of the infinite light and the nature of the emitter material. For a given frequency of the infinite light, it is independent of the intensity. The stopping potential is directly related to the maximum kinetic energy of the electrons emitted, and V0 is equal to half mv max square is equal to k max. Below a certain frequency, threshold frequency V0, characteristic of the metal, no photoelectric emission takes place, no matter how large the intensity may be. The classical wave theory could not explain the main feature of the photoelectric effect. In this picture of the continuous absorption of the energy from the radiation could not explain the independence of the Kmax on the intensity. The existence of the V0 and the instantaneous nature of the process. Einstein explained this feature on the basis of the photon picture of the light. According to this light, a component of the discrete packets of energy called the quantum or the photons. Each photon carries an energy E is equal to h mu and the momentum P is equal to h by lambda. It depends on the frequency of the light and not on its intensity. Photoelectric emission from the metal surface occurs due to the absorption of a photon by an electron. Einstein's photoelectric equation is in accordance with the energy conservation of the law as applied to the photon absorption by an electron in the metal. The maximum kinetic energy half mv max are equal to the photon energy minus the work function of the target metal. So half mv max is equal to mu naught into E and h mu minus phi naught is equal to h mu minus mu naught. This photoelectric equation explains all the features of the photoelectric effect. Millikan first precise measurement confirmed that photoelectric equation and obtained an accurate value of the Planck constant H. This led to the acceptance of the particle or the photon description of the electromagnetic radiation induced. फिर आता है कि radiation has a dual nature, wave and the particle. The nature of the experiment determines whether a wave or a particle description is best suited for the understanding the experimental result. Reasoning that the radiation and the matter wave should be symmetrical in the nature, Louis Baker-Broglie attributed a wave-like character to the material particles. The wave associated with the moving particle materials are called the matter waves or the de Broglie waves. The de Broglie wavelength associated with the moving particle is related to the momentum P as lambda equal to h by p. The dualism of the matter is inherent in the de Broglie relation, which contains wave concept lambda and the particle concept p. The de Broglie wavelength is independent of the charge and the nature of the material particle. It is significantly measurable of the order of the atomic planes of spacing in the crystal. Only in the case of the subatomic particles like the electrons, protons, etc., due to the smallness of their mass and hence momenta, however, it is indeed very small, quite beyond measurement in case of the macroscopic objects commonly encountered in the everyday life. तो यहाँ पर दिया है प्लैंक कांस्टेंट h इक्वल टू ml2 t-2 जूल सेकंड, e इक्वल टू आता है h न्यू. फिर दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 ml2 t-3 m-1 और e v0 इक्वल टू kmax. Work function ml2 t-2 और kmax equal to e minus phi. Threshold frequency t-1 और v0 equal to phi naught by h. de Broglie wavelength L और यहाँ पर दिया हुआ लैम्डा equal to h by p.
फिर आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे free electrons in the metal are in the free in the sense that they move inside the metals in a constant potential. This is only an approximation. They are not free to move out of the metal. They need additional energy to get out of the metal. Free electrons in the metal do not have the same energy. It's like molecules in a glass jar. The electrons have a certain energy distribution at a given temperature. This distribution is different from the usual Maxwell distribution that you have learned in the study of the kinetic theory of the gases. फिर आता है कि the difference has to be with the fact that electrons obey the Pauli exclusion principle. Because of the energy distribution of the free electrons in the metal, the energy required by an electron to come out of the metal is different for the different electrons. Electrons with higher energy require less additional energy to come out of the metal than those with the lower energy. Work function is the lift energy required by an electron to come out of the metal. Observation on the photoelectric effect implies that in the event of the matter-light interaction, absorption of energy takes place in the discrete units of the h nu. This is not quite the same as saying that a light consists of the particles each of the energy h nu. Observation on the stopping potential, its dependence on intensity and dependence on the frequency are called the crucial discriminator between the wave picture and the photon picture of the photoelectric effect. The wavelength of a matter wave lambda is equal to h by p has a physical significance. Its phase velocity vp has no physical significance. However, the group velocity of the matter wave is physically meaningful and equals the velocity of the particle. फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय द 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो कितना हो जाएगा. The potential of the electron B is equal to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 3 × 10⁴ वोल्ट और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹ जूल. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्स-रे B is equal to द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय E is equal to h nu. तो h जो है प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड. तो म्यू इज इक्वल टू होगा E by h यानी 7.24 × 10⁻18 हर्ट्ज. The maximum frequency of the X-ray produced is 1.24 × 10⁻18 हर्ट्ज. The minimum wavelength produced by the X-ray given by तो लैम्डा इक्वल टू होता है c by म्यू, तो 3 × 8 by 7.24 × 10⁻18 यानी कि होता है 0.0414 नैनोमीटर. The minimum wavelength X-ray produced is 0.0414 नैनोमीटर. फिर आता है कि the work function of the fusion metal is 2.14 electron volt when light of the frequency 6.14 Hz is incident on the metal surface. Photo emission of the electron occurs what is the maximum kinetic energy of the emitted electrons of stopping potential or maximum speed of the emitted photoelectrons. तो वर्क फंक्शन ऑफ द फ्यूजन मेटल फाइव नॉट इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है. म्यू इक्वल टू 6 × 10⁴ हर्ट्ज. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एच के इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव नॉट. यहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड. तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट है कि फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वी कैन राइट इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एच के इक्वल टू V नॉट. तो V नॉट इक्वल टू के बाई यानी 0.345 वोल्ट. The stopping potential of the material is 0.345 volt. Maximum speed of the emitted photon is v. If the relation of the kinetic energy can be written as k is equal to half m square, where m is the mass of the electron 9.1 × 10⁻31 kg. v square is 2k by m. तो यहाँ से निकलेगा तो कितना इतना आ जाएगा. तो v इक्वल टू कितना आएगा 332.3 किलोमीटर पर सेकंड. है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन 332.3 किलोमीटर पर सेकंड. Next take the photoelectric cut off the voltage in the certain experiment 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? तो फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज V नॉट इक्वल टू 1.5 वोल्ट है. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय के इज इक्वल टू V नॉट, जहाँ E जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल कूलॉम. तो के इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम 1.5 यानी 2.4 × 10⁻⁻19 जूल. Therefore the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted in a given experiment हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻19 जूल. नेक्स्ट है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर. The power emitted is 9.42 watt. तो find the energy and the momentum of each photon in the light beam, और how many photons per second on average arrive at the target irradiated by this beam. फिर how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of the photon. तो wavelength of the monochromatic light lambda is equal to 632.8 नैनोमीटर यानी 632.8 × 10⁻⁹ मीटर. फिर पावर इमिटेड बाय द लेजर इज इक्वल टू हो जाएगा 9.42 × 10⁻³ वाट. Planck constant is equal to 6.62 × 10⁻⁴ जूल सेकंड. Speed of light 3 × 10⁸. Mass of hydrogen atom is equal to 1.66 × 10⁻27 kg. तो mass of the each photon given by E is equal to h by lambda यानी कि 3.141 × 10⁻19 जूल. तो momentum of the each photon given by P is equal to h by lambda यानी 1.047 × 10⁻21 kg meter per second. फिर आता है number of the photons arriving per second at a target irradiated by the beam n
Assume that the bin has a uniform cross section that is less than the target area. Hence the equation of the power can be written as P is equal to N, N is equal to P by E, यानी कि 10^15 photon per second. Momentum of the hydrogen atom is the same as the momentum of the proton. तो P is equal to 1 गुना 10^-21 kg मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम ऑफ द P is equal to mb. तो V is equal to P by M, यानी कि 0.621 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. अगला सवाल है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 -15 वोल्ट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट. तो बी बाई बी इक्वल टू 4.12 -15 वोल्ट पर सेकंड. तो वी रिलेटेड टू एच म्यू बाई ई भी और ई इक्वल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1/10⁻⁹ कूलम. तो ई इक्वल टू ए बाई बी यहाँ से करेंगे तो 6.592 × 10⁻34 जूल सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज. इफ द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन द मेटल, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. तो threshold frequency of the metal दिया हुआ है V0 equal to 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज और म्यू इक्वल टू 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻9 कूलम और प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.62 × 10⁻24 कूलम. cutoff voltage of the photoelectric emission from the metal दिया हुआ है V0. तो the equation for the cutoff energy given by V0 is equal to h v mu minus mu naught and mu naught is equal to h mu minus mu naught by E, यानी 2.092 भी वोल्ट आएगा. यानी द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा 2.0292 वोल्ट. फिर है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बिल्ड दिस मेटल गिव फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 330 नैनोमीटर. तो वर्क फंक्शन है जो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1/6 × 10⁻19 कूलम होता है. पर प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है. तो वेवलेंथ ऑफ द इंफिनिटी रेडिएशन लैम्डा इक्वल टू 330 नैनोमीटर यानी 330 × 10⁻9 मीटर. स्पीड ऑफ लाइट 10⁻8. तो इज इक्वल टू h by लैम्डा. तो यहाँ पे ई कितना आ जाएगा 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कैन यू ऑब्जर्व दैट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हेंस नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस. फिर आता है कि लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1.21 × 10⁻14 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन द मिडल सरफेस. इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो V इक्वल टू 488 नैनोमीटर यानी 488 × 10⁻9 मीटर और V इक्वल टू 6 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड. H इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड. M इक्वल टू 9.1 × 10⁻56 kg. तो हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस म्यू नॉट इक्वल टू बी माइनस एम स्क्वायर बाई 2h. यहाँ से आ जाएगा V0 इक्वल टू 4.1 × 10⁻14 हर्ट्ज. फिर है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज 4.7 × 10⁻14 हर्ट्ज. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 30 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्गन लेजर व्हिच इज यूज्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. When light from the focal length is incident on the emitter, the stopping cutoff potential of a photoelectron is 0.38. Find the work function of the material from which the emitter is made. तो wavelength of the light produced by the argon laser lambda equal to 480 nanometer यानी 480 × 10⁻9 मीटर. 1 electron volt equal to 1.6 × 10⁻19 joule. तो V0 equal to 0.38 by 1/6 × 10⁻19 electron volt. Planck constant H equal to 6.6 × 10⁻19 joule second. Charge electron is equal to 1/6 × 10⁻19 coulomb. Speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है. तो E0 इक्वल टू h by लैम्डा माइनस फाइव नॉट इक्वल टू h by लैम्डा माइनस E0. यहाँ से निकालेंगे तो 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो आंसर आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि what is the de Broglie wavelength of the bullet of the mass 0.4 kg traveling at the speed of the 1 km per second, a ball of the mass 0.06 kg moving at the speed of the 1 meter per second, and a dust particle of the mass 1 × 10⁻9 kg lifting with the speed of 2.2 meter per second. तो mass of the bullet दिया 0.04 kg, speed of the bullet 1000 मीटर पर सेकंड. प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड. तो लैम्डा इक्वल टू h by mb यानी 1.65 × 10⁻35 मीटर हो जाएगा. और मास ऑफ द बॉल m इक्वल टू 0.06 kg और स्पीड ऑफ द बॉल 1 मीटर पर सेकंड. तो लैम्डा इक्वल टू h by mb यानी 1.1 × 10⁻32 मीटर हो जाएगा. फिर मास ऑफ द डस्ट पार्टिकल m इक्वल टू 1 × 10⁻9 kg और स्पीड ऑफ द डस्ट पार्टिकल v इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकंड. तो लैम्डा इक्वल टू h by mb यानी 3 × 10⁻25 मीटर हो जाएगा इसका आंसर. So that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum. The momentum of the photon energy given by P is equal to h mu by c यानी h by lambda. तो lambda इक्वल टू h by p. whereas lambda है जो wavelength of the electromagnetic radiation है, c है जो speed of light है, h जो Planck constant है. तो lambda इक्वल टू h by mb.
बट पी इक्वल टू एम है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ एम जो है मास ऑफ द फोटोन है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ द फोटोन है। तो हेंस इट कैन बी इन्फर्ड दैट इक्वेशन 1 and 2 दैट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो यहाँ पर जो ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट का चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।